साथियों नमस्कार। बरदाना एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज हम एक आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं। आपने जादू तो कई देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा जादूगर जिसने बचपन में 7 साल की उम्र से जादू एक शौक बनाया था। स्कूल जाते थे, अचानक शौक आया कि हमें भी जादू करना है। स्कूल गए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक जादू दिख गया। उसके बाद जिज्ञासा जगी कि हमें भी जादूगर बनना है। तो वहाँ से निकलने के बाद जो ट्यूबलाइट होती है, उस ट्यूबलाइट को खाने के बाद यहाँ पे जादू दिखा। उसके बाद इन्हें लगा कि शायद हम जादूगर बन जाएंगे और 7 साल की उम्र से जादू करना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं जादूगर आनंद की, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा, अभी तक की जो लाइफ है उसमें उन्होंने 36,000 से ज़्यादा शो किए हैं। तो उनसे पूरी बात जानेंगे। साथ ही हम आपको उनसे मिलवाने से पहले एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि डॉक्टर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जादूगर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा परिवार शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लेकिन अचानक परिवार से एक सदस्य ऐसा निकलता है जिससे जादूगर का शौक़ आता है और आज वह कई परिवारों को पालने वाले हैं। उनका भरण पोषण करते हैं, उनके साथ पूरी टीम है जो उनके साथ रहती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जादूगर आनंद, उनसे आपको मिलवाते हैं। सर, स्वागत है आपका बरदाना एक्सप्रेस पे। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो उम्र है वो आज 70 के पार हो चुकी है। ये लक्ष्य आपका कब तक जाने वाला है जादू का? कब तक ये शौक़ है कि हमें ये करना है? मैंने उम्र पे कभी ध्यान नहीं दीजिए, अभी भी नहीं दे रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है करने में। हाँ। और बस सभी से कहना चाहता हूँ कि उम्र को गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। खामा-खा के कठिन हो, 70 नहीं हो 17 आप बराबर ही हो। आप में वो एनर्जी लेवल है, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी जब तक आप जी रहे हैं तो जिंदा रहें। बिल्कुल। और मरी जीने का कोई मतलब नहीं। मेरा तो ये सपना यही है, अब पता नहीं ईश्वर कहाँ तक साथ देता है, कि मेरी अंतिम सांस भी ऐसे ही निकली कि स्टेज में एक्टिव होते हुए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा है कोरोना काल था 2 साल का, आपके साथ कई ऐसे लोग हैं जिनका परिवार इसी जादू से चलता है। तो उस समय आपने कैसे व्यतीत किए हैं 2 साल पूरे? अपनी टीम थी, करीब 30 लोगों की टीम होगी हमें लगता है। नहीं, उस समय 45 लोगों की टीम थी। अच्छा। 2.5 साल अचानक ही ये सब हो गया। जो जहाँ था वहीं अटक गया। जी। अब जिसका जैसा जिस तरीके से, तो क्योंकि हमारा भी तो बंद हो गया ना 2.5 साल पूरा। 2.5 साल में हमने 2,500 शो और कर लिए होते, यानी 38,500 क्रॉस कर लिया होता है। बिल्कुल। लेकिन अब इतना ही बहुत है कि जिंदा कितने तो हमारे आजू बाजू के चाहने वाले, हमारे आपके बहुत सारे लोगों के अचानक ही चले गए और समझ ही नहीं आया। पहले शहर में एक मौत होती तो पूरे शहर को तकलीफ होती थी। अब पता नहीं वो कोई लिख नहीं सकता था मुझे, इतनी सारी तो देखी जाने। बहरहाल हम लोग भाग्यशाली हैं जो भी जिंदा इतनी बड़ी महामारी के बाद। अच्छा सर, ये देखते हैं हम कि बच्चों में और महिलाओं में ज़्यादा जादू देखने का शौक़ होता है। पहले जो चलन था वो जादू, सर्कस, इन चीज़ों का था। बता दें कि ये हिंदुस्तान का कल्चर भी है, सर्कस देखना, जादू देखना। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, तो ऐसे में लोग अपने मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि ये अपनी जो परंपरा है इसको आप जीवित आज भी रखे हुए 70 साल हो चुके हैं। देखिए, क्या सर्कस हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। जी। इंद्रजाल, महेंद्र जाल, ये हमारी संस्कृति का अंग है जो हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है हमारे देश में हजारों सालों से। ये कितने वेद पुराण और कितने अच्छा, मान लीजिए एक खूबसूरत से व्यक्ति आपके सामने अचानक यहाँ आ जाए, बोले भाई साहब आप कौन है? तो बोलेंगे मैं भगवान हूँ। जी। आप मान जाओगे? नहीं। बोलोगे भैया हम कैसे मान जाएँ कि आप भगवान हैं? हाँ। तो जब कोई चमत्कार दिखाएंगे चमत्कार। तब आप मानोगे कि ये सही। भगवान है। बिल्कुल। तो भगवान को, अपने आप को भगवान साबित करने के लिए चमत्कारों की जरूरत है। समझे ना? हाँ, हाँ। तो जितने हमारे ये सब दिशाएं देने वाले जो महाग्रंथ बने हैं, वेद पुराण बने हैं, जगह जगह उसमें इंद्रजाल का, महेंद्र जाल का इस्तेमाल किया गया। राजा इंद्र जो है, वैसे देखा जाए तो उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो बड़े लो प्रोफाइल की है, लेकिन क्योंकि वो इंद्रजाल के स्वामी ही इसलिए देवताओं का राजा। बिल्कुल। मतलब उतना महत्व शुरू से दिया गया है पूरे हमारे उसमें कल्चर में, रिलीजन में, थॉट्स में, सारी चीज़ों में। तो लेकिन चलिए, बाकी सब अपनी जगह। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारी पुरानी विरासतें हैं, जैसे बहुत सारी खंडहर हैं, पुरानी इमारतें हैं, सब मुगल काल की है, ये है, वो सबको सुरक्षित रखने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और हमारी एक जीवित सांस्कृतिक विरासत खत्म हो रही और कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहा है। भाई हम लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए, इसको कला ही नहीं माना। हाँ। किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं दिया। उसके बाद भी हम लोग अपना पूरा जीवन लगा के अपने सैलिक अपने कंधे पे लेके इस कला को जीवित लिए यहाँ तक लाए हुए।
कहाँ तक ले जा पाएंगे? ये तो सब राजकीय दायित्व तो होते हैं, कलाओं पर इनका पोषण और वो सब करना। अब इनकी प्राथमिकताएं क्या है? तरह तरह की हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, पूरे देश में मैं देखता हूँ तरह तरह की वो बन गई हैं, अकेडमीज बन गई हैं, बोलियों की बन गई हैं, गौड़ भाषा की बन गई हैं, बिल्कुल। अलग अलग, मतलब जिस चाहे की अकेडमी बन गई। बस इंद्रजाल की महेंद्रजाल की उनको नहीं बना है। क्यों? क्योंकि एक सांस्कृतिक विरासत है, इसको नहीं बचाना है। ये कौन सी बात है? मुझे समझ नहीं आता। हमने बीच में कहा था कि नई जनरेशन को हम अकेडमिकली सौंपना चाहते हैं इस कला को। देखिए ये कला एकदम एक्सक्लूसिव है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने इसको स्टडी किया है, तो मुझे इसकी जानकारी है। जब हम कोई भी शो देखने के लिए जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में, ये है वो है, ऐसा है वैसा, बड़े सुकून से ऐसे करके बढ़िया। जहाँ आप इंद्रजाल जादू देखने के लिए गए तो आपका रोम रोम एकदम चौकन्ना रहता है, एकदम 2.5 घंटे के लिए दिमाग पे, सिर के बाल से लेके पैर के नखून सारी तक चीजें भूलकर फुल अलर्ट में आप रहता है। रहोगे। जी। यानी 2.5 घंटे तक आप ट्रांस में रहते हो। कोई बड़ा से बड़ा ऋषि मुनि महात्मा मुझे बता दो, 2.5 घंटे तक हजारों लोगों को ट्रांस में रख सकते? नहीं कर सकते खुद नहीं रह सकते, दूसरों क्या रखेंगे? जी, कोई एक मूवी बात। भी नहीं कर सकती। एक बात। दूसरी क्या है, यदि आपको चैतन्य रखा हुआ है 2.5 घंटे तक किसी कला ने, तो उसकी जो प्रतिक्रिया आपके शरीर की हो रही है, जो संभावना पे, जितने आपके स्लीपिंग सेक्टर्स हैं सबकी अवेकनिंग करके रखा, उनको जागृत करके रखा हुआ है, चौकन्ना करके रखा हुआ, हाई अलर्ट पे, फुल अलर्ट पे। तो बाकी यानी आप उसे मनोरंजन के, देखिए मनोरंजन का पक्ष ये है कि हमें पता है कि प्रकृति के नियम कभी टूटते नहीं हैं। जी। बचपन से हम जानते हैं कि प्रकृति के नियम नहीं टूटते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं अचेतन मस्तिष्क में, सब कॉन्शियस माइंड में एक शिकायत है कि यार ऐसे ही क्यों होता है, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं होता। अब हम जानते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो हम कोशिश नहीं करते, लेकिन वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड है सब कॉन्शियस माइंड में। इसलिए जब भी वो ऐसा कुछ देखते हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो गया, तो हमको बड़ा मजा आ जाता है। भाई मान लीजिए एक गिलास टेबल पे रखा है तो रखा है वही गिलास, वो टेबल से निकल के हवा में हो गया तो आप बड़े खुश होने लगे, आपका क्या लेना देना भाई? जैसे वहाँ रखा था वहाँ रखा, हवा में आपको क्या तकलीफ? ऐसा हो सकता है कोई बोले नहीं हमारा कोई लेना देना तो है, प्रकृति के नियम टूट गए ना। तो ये वाला रिलैक्सेशन सिर्फ यही कला दे सकती है। और बहुत पुराने काल में जादू यानी सिर्फ एक कला जादू से ही कनेक्टेड थी। अब तो आपने देखा है 9 रसों का संगम है, संगीत है, म्यूजिक है, डांस है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रेजेंटेशन है, स्टोरीज हैं, पूरे 9 रसों का एक सुंदर संगम हो गया है ये। तो पहले की जैसे वो जादू यानी इंद्रजाल जो कहते थे, एक आदमी आता था मेडल लगा के कुछ जादू दिखा के चला जाता था, अब ये वाला जादू थोड़ी है, अब तो एक परिपूर्ण कला है। तो गवर्नमेंट को अच्छे ढंग से थोड़ा सोचना चाहिए। हम अपने लिए कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अपने देश की विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने 7 साल की उम्र से जादू करना शुरू किया था। आपने पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन हम फिर भी पूछ रहे हैं कि आपने अपना गुरु किसको बनाया था, जिनसे ये सब चीज़ें कलाएं सीखी हों? क्योंकि एक बच्चा 7 साल का होता है तो उसको ये कलाएं आना मतलब कुदरती तो नहीं होता है, सीखते हैं। तो आपने किसी को गुरु बनाया था क्या? मैं बताता हूँ, मेरे साथ थोड़ी कॉमेडी जैसी हो गई। हमारे प्राइमरी स्कूल के रास्ते में एक बात, पहले मदारी लोग बजमा लगाते थे जी। तो वो जादू से लड्डू जलेबी बनाता था, अच्छा। और फिर सबको कन्विंस करने के लिए कि असली है वो खिलाता था, खा के देखो खा के देखो। तो हमारे स्कूल के सामने था, तो मैं रोज़ लड्डू जलेबी खाता था, पॉकेट में मिलती थी, क्या प्रॉब्लम था। हाँ। तो कुछ दिन बाद उसने अपनी जगह बदल दी, वेन्यू वो लोग चेंज कर देते थे, एक ही जगह परमानेंट नहीं रहते, तो मैं लड्डू जलेबी मिस करने लगा। वो इतने दूर था कि वहाँ जाके मैं आ नहीं सकता था। तो मैं सोचा अच्छा फिर क्या करता था, वो ऐसा करता था, तो चांदी के सिक्के बरसने लगते थे। अच्छा। तो मैं बोला यदि अपने को लड्डू जलेबी बनाना आ जाए हाँ। और बाकी ज़रूरतों के लिए ऐसा कि वो चांदी के सिक्के गिरने लगे, तो दुनिया के सबसे सुखी आदमी अपन हो जाएंगे। सही बात। लेकिन जब वो चला गया तो उतने दूर जाके मेरा आना संभव नहीं था वापस स्कूल तक। तो फिर मैंने सोचा आप खुद ही सीख लेते हैं अपन किसी तरीके, लेकिन हर किसी ने बुद्धू बनाया, किसी ने नहीं सिखाया। कुछ पहले वो मौसमी मोहल्ले में स्वामी जी टाइप के लोग आते थे, वो शरबत ऐसे एक बाल्टी में रखवा के पानी डालते थे, कीर्तन करते थे, शरबत बन जाता था। तो उनकी भी खूब सेवा करी, हर एक ने बेवकूफ़ बनाया। उल्टे मुझे जो थोड़ा बहुत खर्चा घर से मिलता था वो तक मुझसे ले लेते थे। तो बाल हट होता है ना, सराज हट होता है, तिरिया हट होता है, बाल हट होता है, तो बाल हट मुझे चढ़ गया कि ये लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं करता। बस वो हट मैंने पकड़ लिया, चारों तरफ से जो भी किताब मिले, आदमी मिले, ये मिले, एक धुन जो होती है ना, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जब आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है तो वो सारी चीज़ें आपके ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगती है। यदि आपकी वो इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। जब स्कूल में पढ़ते तो रजनीश जी ओशो आए वहाँ लेक्चर देने के लिए एक बार, उन्होंने लेक्चर दिया तो हमारा जो चपरासी था स्कूल का, वो हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करता था शो के बाद में।
मतलब स्कूल के बाद। तो वो मुझसे बोले यार ये आदमी जो रजनीश है, ये उस समय लेक्चर थे, पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, बोले ये हिप्नोटिज्म का बहुत अच्छा वो करता है और तुमको ऐसा लगता है तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, मैं तुमको मिलवाता हूँ। तो इन्होंने मुझे ओशो से मिलवा दिया, रजनीश जी से, जब मैं 8th में था। तो रजनीश जी से मुझे हिप्नोटिज्म का ज्ञान मिला। मैजिक का गुरु मेरा कोई नहीं, लेकिन हिप्नोटिज्म के गुरु मेरे एक रास्ता दिखा। रजनीश जी हैं, बाकायदा रजनीश जी मेरे हाँ। गुरु हैं हिप्नोटिज्म, Yes. सम्मोहन, जादू के नहीं। अच्छा। तो वो अच्छा, उनको भी सब सीखने का शौक था, तो मैं उनको जादू सिखाता था, मुझे हिप्नोटिज्म सिखाता। तो इसको थोड़ा सा कुदरती भी कह सकते हैं क्या, कि देखिए, आपको बचपन से ही है, तो मतलब किसी ने सिखाया नहीं करके? मैं वही कह रहा हूँ कि हर बच्चे में, जैसे विदेशों में ना नए बच्चों को जब वो कोई डायमेंशन देना होता है तो उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है कि सब इसकी जो बॉर्न पोटेंशियल्स हैं वो किस दिशा में थोड़ी ज़्यादा है ना, उसको वो लोग ज़्यादा मदद करते हैं, कोशिश करते हैं। अपने यहाँ तो मार मार के हर बच्चे को अगला प्रधानमंत्री बनेगा, कलेक्टर बनेगा, राज्यपाल बनेगा, है ना, उसमें संभावना, रुचि है या नहीं, कोई मतलब नहीं। और यहाँ सब बाबुओं के और बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है पूरी। तो उनका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए, जो भी कुदरती संभावनाएं हैं, मैं बाकी सुनने वालों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों में कोई ना कोई अच्छी होंगी। ईश्वर की हर कृति अनुपम है, एकदम एक्सक्लूसिव है, लाजवाब हाँ, सब में कुछ ना कुछ कलाएं होती है। हैं, आप उसको निखारने की आइडेंटिफाई जरूरत है। करिए, आप उसको प्रमोट करिए। हम्म, मतलब कोई जरूर नहीं कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई ये बने। जैसे मैं जादूगर बन गया, हम्म, तो क्या प्रॉब्लम है सर मेरे जादूगर बनने से? अच्छा वाला जीवन जी रहा हूँ, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया है ना, एक सामान्य अच्छे ढंग से अपना जीवन जी रहा हूँ। सर एक सवाल ये है, आपने 7 साल की उम्र से जादू करना शुरू कर दिया, लेकिन आप जो परिवार है आपका, डॉक्टर परिवार है, पिताजी डॉक्टर थे, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, एजुकेशन, आपको भेजा गया था शिक्षा हासिल करने के लिए, लेकिन आप वहाँ से जादू सीख के आ नहीं गए, नहीं, मैंने तो फिर शिक्षा परिवार में कैसे? शिक्षा भी पूरी हाँ की। वो तो की, लेकिन आपका जो शौक था या वो एक जिज्ञासाएँ थी कि हमें जादू सीखना है, तो परिवार में ऐसा कभी नहीं आया कि पिताजी ने डांटा हो कि ये क्या कर रहे हो? वो शुरू में 3-4 पढ़ाई बार जरूरी हुआ है। हमारा। मैं एक ही बेटा था ना उनका, तो 3-4 अच्छा। बार हमारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया कि नाक कटाए गए, जैसे डाकू वाकू बन गया हो टाइप का, जी जी। बेइज्जती करेगा। ये वो समय था जब सब लोग ये जानते थे हम्म, कि आनंद इनका बेटा है। हाँ फिर बाद में जब मेरी उपलब्धियां बढ़ी मैजिक में, तो फिर परिचय ये शुरू हुआ कि मेरे पिताजी मेरे पिताजी हैं। हाँ, तब आनंद उनको, के पिताजी हाँ, हैं। आनंद के पिताजी। तब उनको लगा कि यार इसकी दिशा गलत नहीं है, हम्म, और गलत तो वैसे कुछ भी नहीं था। वहाँ से उन्होंने मुझे कोऑपरेट करना, कोऑपरेट तो खैर बेचारे वो करते थे हमेशा। जी। लेकिन अभी आपका बेटा बोले मैं जादूगर बनना चाहता हूँ, तो आप क्या खुद ही हो जाओगे, राजी हो जाओगे? नहीं नहीं तो बिल्कुल। तब की सोचो आप। हाँ तो ये तो एक सामाजिक वो है ना, मैंने कहा ना, शासकीय जो हमारी नीतियाँ हैं, हाँ। उसके कारण इसकी सोशल रेपुटेशन नहीं बन पाई। गवैया है, तबलची है, तो बहुत बड़ा कलाकार हम्म, नहीं। मतलब वो शौक था, लेकिन शिक्षा भी साथ में चल रही थी। नहीं नहीं, वो तो हमारे यहाँ हर कोई एटलीस्ट जो है मास्टरी तो हर किसी ने किया हमारे परिवार में। अच्छा, आपकी सर एजुकेशन कहाँ से है और क्या किया आपने? मेरा अलग अलग एजुकेशन, मैं मुझे 7 साल की उम्र में पता था कि जादूगर बनना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी थी। जी। तो 9th में मैंने बायोलॉजी ली थी, 10th में मैंने मैथ्स लिया था, मैट्रिक मैंने आर्ट्स में किया, ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में किया, जी। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया। सर इसके सब्जेक्ट बदलने का ये क्या? सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान। ज्ञान। अब यदि सबका अनुभव लेना। अब यदि यही करना है हाँ। मान लीजिए, तो थोड़ा व्यवसाय का भी ज्ञान होना चाहिए, तो भी कॉम कर लिए। उसके बाद ये कि विदेशों में शो करना है तो अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए उसके लिए इंग्लिश भी वो जरूरी कर ली। मतलब छाँट के मैं जैसा ठीक समझा वो सब करता है। तो आपकी लास्ट एजुकेशन कहाँ की रही? मध्य प्रदेश से? जबलपुर यूनिवर्सिटी से। जबलपुर। इंदौर भी आपका समय रहा? इंदौर से ग्रेजुएशन किया था मैंने। अच्छा, फिर सर उसके बाद कैरियर ये जादूगर में? वो तो तब भी चल रहा था, साथ साथ चल ही रहा था। नहीं, फिर फुल टाइम आपने इसमें दे दिया ना? हाँ हाँ। कितनी साल के थे जब फुल टाइम दे दिया, और अभी तक के शो की गिनती कितनी हो गई होगी? मेरा ख्याल है टिकट शोज हमने शुरू कर दिए थे करीब 15-16 साल की उम्र में। अच्छा। जब भी टाइम मिलता था निकाल के टिकट शो देते थे। उनको हालांकि हमने रिकॉर्ड में नहीं लिया है, क्योंकि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य तो ये कला ही थी, जी। और साथ में इसमें खुशबू और रंग डालने के लिए मैं एजुकेशन जरूरी था, और घर की परंपरा भी वही थी, नहीं तो फिर मतलब हद हो जाती विद्रोह करने की, नहीं बनता तो करनी था मुझे। लेकिन उसका फ़ायदा भी तो मिला ना मुझे, मेरे प्रोफेशन में भी मिला। पढ़े लिखे होने का फ़ायदा तो खैर आपको मिलेगा किसी भी विषय में। आपने जब जादू की कला शुरू की तो आप सिंगल व्यक्ति होंगे, लेकिन अब आपके पास, आपके पीछे टीम जो है करीब 30 लोगों की, ऐसा हमें लगता है कि 30 नहीं, से बीच ज़्यादा में की। हमारी 150 लोगों की टीम हो गई। अच्छा। हाँ, अभी प्रेजेंट में कितनी होगी? अभी 35 के लिए। 35 लोगों की टीम है। वो पूरा भरण पोषण और परिवार चलाना सब इसी से होता है।
तो टीम का सपोर्ट कितना रहता है, क्योंकि जादू कला में एक व्यक्ति का नहीं चलता, आप मेन लीडर हैं लेकिन आपके साथ 35 लोग हैं, तो वो कितना सपोर्ट करते हैं हर जगह जाना, शो करना? देखिए क्या होता है, कर्ता भाव मैं कभी नहीं रखता। मैं इतने लोगों को पाल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जी। मैं एक माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से सबका काम चल रहा हाँ। है। जैसे मैं जादू दिखा रहा हूँ, मैं जादू दिखा रहा हूँ, आई एम परफॉर्मिंग माई मैजिक, मैं वो वाला भाव नहीं रखता। इट इज़ बीइंग डन बाई मी, मेरे द्वारा हो रहा है। और जब द्वारा होता है तो एकदम परफेक्ट होता है। कैसे? जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपका पूरा ध्यान, अटेंशन, पेडल कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ये कहाँ है, लेवल का, वो सब रहता है ना? पूरा आपकी चेतना उसमें लगी रहती है। कुछ समय बाद जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता आप साइकिल चलाते हैं, आपके द्वारा चलने लगती है, आप नहीं चला रहे हो। हाँ। जब चीज़ें आपके द्वारा होने लगे यानी आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, उसमें आपको चेष्टा करने की ज़रूरत है। इट इज़ बीइंग डन बाय यू। तो जैसे मैं शो करता हूँ तो मुझे ऐसा थोड़ी लगता मैं करूँ, मुझे लगता है मेरे द्वारा हो रहा है, इट इज़ बीइंग डन बाय मी। तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। सर तो आज ये जो आप, टीम चलना वगैरह भी चल रही है माध्यम में। जी, आज आपकी एज 70 हो चुकी है, आप दीर्घायु हों, सब कुछ ठीक रहे, भगवान अच्छा करे, लेकिन आप जैसे आपके बाद इस कला को आगे रखने के लिए आपने किसी को ऐसा नियुक्त किया है कि जो आपके बाद भी आपका नाम रोशन करे, ये कला को बरकरार रखे? परिवार का मेंबर तो हमें नहीं लगता कोई इसमें होगा आपके। है ना? अच्छा, वो भी कर रहे हैं, तो आपके बाद वो उसको आगे बढ़ाएंगे? हाँ, अभी से काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं उनको, कौन कई है वो? वर्ल्ड रिकॉर्ड बेटा है हमारा। अच्छा, आपका बेटा भी यही कर रहा है, तो अभी कहाँ कहाँ उनके शो हो चुके होंगे? वो हमारे साथ ही रहे हैं लगातार। अभी भी हैं? रिप्लीज बिलीव इट और नॉट जो है, हम्म, वो सुना है आपने कभी ना? नहीं। विचित्र किंतु से, जैसे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ, होता है, हाँ। वैसे रिप्लीज बिलीव इट और नॉट, उतने अच्छा। एक अंतर्राष्ट्रीय वो पब्लिकेशन, उसमें 2 फुल कलर पेज उसके तारीफों में दिए गए हैं पूरे, और बहुत सारे साउथ में और विदेशों में परफॉर्मेंस किए हैं। अच्छा। तो लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ अगली जनरेशन को मैं एकेडमिकली सौंपूँगी। मेरे जैसे और भी गुणी लोग हैं जी। जिनको लोग नहीं जानते हैं, कम जानते हैं या किसी उसमें, वो सब लोगों को लेक्चरर प्रोफेसर हो जाएंगे तो एकेडमिकली जो है अगली पीढ़ी को हम ये सुंदर ढंग से दे पाएंगे इसका मतलब। तो दुनिया ने, समाज ने, देश ने, प्रांत ने जो भी हमें दिया है उसको रिस्पेक्टफुली हम रेसिप्रोकेट तो कर पाएंगे ना। तो अंतिम सांस अच्छी रहेगी कि भाई हमने अपने दायित्व और कर्तव्य सारे पूरे किए, लेकिन वो सब गवर्नमेंट को करना जी। है। अच्छा सर, जैसे आपका बेटा अभी इसी कला में है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मान लीजिए एकेडमी चलती है, कुछ ऐसा चलता है, तो नाट्य संघ की भी चलती है, कई कलाओं की चलती हैं, तो इसकी भी एक एकेडमी चलनी चाहिए जिससे कि और लोग सीखें इसको, मैं तो आगे आएँ? 30 साल से गाना गा रहा हूँ कि भैया करो करो करो। गवर्नमेंट से कोई हाँ, मांग की है? बहुत 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 30 साल हो गए हैं मुझे, अच्छा। अभी भी मैंने लगातार वही किया। पता नहीं भाई लोग को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। तो अभी कोई सरकार से या कुछ ऐसा संकेत नहीं मिला आपको? बिल्कुल नहीं मिला आपको। सिर्फ जानकारी के लिए विषय आपका ये इसलिए बता दूं, पिछले 20 सालों से ऑल इंडिया मैजिक फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा। तो मेरा वो दायित्व भी है ये जिम्मेदारी करना, भी है, और उस जिम्मेदारी से मैं पूरी तरह ईमानदारी से लगा हूँ। हृदय आत्मा से भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो मेरे गायब होने से पहले। जी। अब पता नहीं कौन सा क्षण ईश्वर ने लिख रखा, इस क्षण तक अभी किसी तरह का कोई सार्थक आश्वासन। लेकिन आपके प्रयास है कि हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। वो तो 30 साल से हो रहा है, मैं अपने लिए थोड़ी प्रयास कर रहा हाँ, नहीं आप अपने लिए नहीं, लेकिन और लोगों के लिए है। हाँ, लेकिन जैसे पता किसी नहीं के मन में होता है, भाई आपके लोग स्टेज कब पे हम समझते देखते हैं, हैं, हाँ, कब समझेंगे। कई बच्चे आते हैं, वो भी आपके साथ, जैसे आप कई बुलाते हो स्टेज पर, हाँ, नहीं, उन्हें मन में लगता वो हो कि हम अलग भी ये बात है, सीख सकते हैं। वही छोटा कैनवास हुआ। बड़ा कैनवास ये है कि हमारी देश की सांस्कृतिक धरोहर है हमारे देश की, उसको सुरक्षित रखना सभी इंटेलेक्चुअल्स का, मीडिया का, बुद्धिजीवियों का हमारा दायित्व है। सबकी जिम्मेदारी। इसको रखना सिर्फ मेरी थोड़ी है, हम्म, सभी की है ये। बिल्कुल। तो कहाँ गए सब लोग, क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं? आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे साइबेरिया में एक पक्षी की प्रजाति कम होने लगे तो पूरी दुनिया में कंसर्न उठता है, कह रहे साहब उसकी प्रजाति को बचाया जाए। आप जानते नहीं वो पक्षी कौन सा, उसकी प्रजाति कौन सी, लेकिन ग्लोबल कंसर्न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि उसको बचाया जाए, इतनी ज़्यादा। और हमारे यहाँ ये हाल है, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं बचा सकते, कोई भूलने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो कमाल हो गया, जादू में जादू हो गया। सर जैसे मान लीजिए आप कई कलाओं को दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, कुछ ऐसे आप थोड़ा सा कैमरे पे बता दीजिए, शो नहीं करना है लेकिन ये बता दीजिए कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो आप मंच पे दिखाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, हमने खुद आपका शो देखा है, 2.5 से 3 घंटे तक यहाँ पे दर्शक बंद ही रहते हैं, उनका जो आइकॉन होता है वो सिर्फ आप पर होता है,
और कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता है, फिर जो स्टेज को देखते हैं। तो कुछ ऐसे शो बताइए जो आप मतलब जादू कला दिखाते हैं, कौन कौन सी वो कलाएँ हैं? कैमरे को थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो सभी कलाएँ हैं जो भी उसमें आता है, कुछ उसमें मार्क चेंजेस भी जो बहुत कलाएँ। ज़्यादा होते रहते हैं। पता नहीं, वो तो झोंक में होता है पूरा का पूरा। हम्म, और अभी 2.5 साल बंद भी रहा है, चीज़ें तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें भी हम लोगों ने बनाई हैं। तो उनको भी धीरे-धीरे क्रमशः हम लोग लाना शुरू करने वाले हैं स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर। लेकिन मेरा एक छोटा-सा ये कहना है बतौर एक एंटरटेनर की, कि आज के समय में यदि एक परिवार आपको इतना समय दे रहा है, जी। इतने पैसे दे रहा है, आपसे इतनी अपेक्षा रख रहा है। हम्म, आजकल क्या है कि वीकेंड में जो लोग रिचार्ज के लिए आते हैं, तो पिछले वीक की पूरा बोर्डम उनको हटाना है और अगले वीक के लिए उनको रिचार्ज होना है। उतनी अपेक्षा लेके जब लोग आते हैं, तो परफॉर्मर का दायित्व तो होता है कि उससे ज़्यादा उनको संतुष्ट और प्रसन्न करके भेजें, और नहीं तो फिर उसको नहीं करना चाहिए। लोगों को निराश उदास करने जैसी कोई वो नहीं करना चाहिए। तो लेकिन मुझे ये 2.5 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है किसी चीज़ को नहीं करने का। हाँ। एक पहलवान 2.5 साल पहलवानी बंद कर दे तो पहलवान लंबा रहेगा गैप हो क्या? गया। नहीं रहेगा। और 2.5 साल में तो हमने 2,500 शो कर लिए होते। और उसके बाद फिर एकदम अचानक कुछ लोग नहीं रहे बेचारे हमारी टीम के, और कुछ को चला किसी तरीके से संयोजन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो अंदर का जो जादूगर आनंद है, वो जो बच्चे वाला है, जी। अब वो टॉप गियर में आ गया है। अब वो फ्लो में कंटिन्यू चलेगा। बिल्कुल। सर आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन कौन से हुई, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड आप कर चुके हैं अभी तक हासिल? हमारे तो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी स्थापित। एक तो अपने आप हो गया जबरदस्ती। पहले तो अंडर वाटर स्किप का था 1970 में, वो हथकड़ी डाल के बोरे में डाल के बॉक्स में सील और पैक करके नर्मदा नदी में फेंक दिया गया था। उसके पहले जिन जादूगरों ने किया था, एक को 90 सेकंड लगे थे, एक को 70 सेकंड लगे थे, हमको 40 सेकंड लगे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। फिर इंदौर से भोपाल तक आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चले गई थी, करीब 210 किलोमीटर 3 घंटे में पट्टी बांध के। उस समय सड़कें कैसी थी आपको नहीं कल्पना होगी जी। अभी तो चलो हाईवे, उस समय चला हाँ, है। जो रोडवेज की बसें चलती थी तो वैसे ही डग्गा मारी टाइप की उसके उसी बाद टाइप एक का टेलीपैथी का एक्सपेरिमेंट किया था हमने, करीब 350 किलोमीटर का, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड माना गया। उसके बाद शो शुरू किए तो अर्ली एज में शुरू कर दिए तो इतने ज़्यादा हो गए कि वो नंबर ऑफ शोज़ का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। यानी ये सब होता गया है, मैंने कोई चेष्टा करके नहीं किया, या मेरा ही नहीं था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। अब जैसे मुझे डॉक्टरेट मिली, हाँ। आपने देखा है कहीं पढ़ा है, मुझे बोलते हुए सुना है? हम्म, मैं डॉक्टर जादूगर आनंदपुर। अच्छा। लेकिन आपकी में कहीं मैं नहीं डॉक्टर कहता, मैं आप नहीं भी नहीं कहता, करते। जी। कोई ज़रूरत नहीं कहने की। लेकिन बात की बात मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जी। लेकिन वो लोग जाने, खुशबू है तो उनको महसूस करने दें, मैं क्या कुछ गाँव जाके हाँ, करूँ। हाँ, सही। तो सर जनता को एक थोड़ा सा लास्ट मैसेज आप दे दीजिए, क्या देना चाहते हैं? क्योंकि ये कला सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा सा विलुप्त होती जा रही है, लोग उसको पहचान नहीं रहे हैं, छिप गई है। तो इसके लिए थोड़ा सा पब्लिक को एक मैसेज दे दीजिए कि आखिरकार ये कला को छिपना नहीं चाहिए और ये आगे आना चाहिए, सरकार भी इस पे ध्यान दे। अभी तक पब्लिक ने ही तो इसको पाला है, इस कला को और इसके कलाकारों को। सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, जी। और मीडिया ने ब्रिज का काम किया है। यदि पब्लिक का प्यार नहीं रहता और मीडिया यदि ब्रिज का काम नहीं करती तो कब से ख़त्म हो गई थी। लेकिन सरकार को क्या बोलें हम, इतने सारे आप जिम्मेदारियां महसूस करते हैं, तरह तरह की सरकार बदल के देख लें। आखिर सरकार में भी इंसान ही है ना, सब बुद्धिजीवी लोग हर तरफ बुद्धि लगाते हैं, तो थोड़ी बहुत यहाँ भी लगाओ। दिक्कत क्या है उसमें? करना चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा, हमारा देश लैंड ऑफ मिस्ट्रीज और मिरेकल है। यदि एक बड़ा वो बना दिया जाए, मैजिक अकेडमी यहाँ भारत में बना दी जाए, तो वर्ल्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा उसमें। हाँ। यदि उसमें देखा जाए, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, कितने लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, राइट। और टूरिज्म को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। उसकी स्टडी तो करें, बात तो करें, समझें तो, समझने की कोशिश तो करें। बिल्कुल। आप तो दरवाजे खोलने से मना कर रहे हो, तो मतलब खोल के बात तो करो, सही समझो तो, या आप हमको समझा दो या हम आपको समझा देते हैं। दोनों जगह अपन राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आपने हमें समझ दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जादूगर आनंद, जिन्होंने अपना पूरा जो अभी तक का सफ़र है वो हमसे साझा किया है, परिवार के बैकग्राउंड के बारे में भी बताया है, इसके अलावा उनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो उन्होंने बताए हैं, तमाम चीज़ों को लेकर। साथ ही उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है कि इसको एकेडमी का दर्जा मिलना चाहिए। जादूगर एक कला है जिसका दर्जा अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है। अगर ऐसा करती है तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी इस ओर आगे आ सकती है, क्योंकि ये एक कला है जिसको आगे आना चाहिए। और यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है,
लोग तरह तरह की विधाओं में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जादूगर की कला में कभी हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो आगे आकर जादुई कला में शामिल हो सकें। वरदान एक्सप्रेस पर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए